बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। आपने कोर्स लेवल पे इसको देखा होगा, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि शुरू की वीडियो में इसको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बाकायदा तौर पे इक्वेशंस बनाऊँ। मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबन 4-5 इक्वेशंस इसके लिए सॉल्व की जाती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही तवज्जो से आप सुनिए और फिर इसी की बेस पे आने वाली जो इक्वेशंस हैं, उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आएँ स्टार्ट लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। उर्दू में हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एक होता है फेंकना और एक होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। तो आपने यहाँ पे छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसको फेंकना है। तो फेंकने के लिए तो फिर उसको स्पीड देनी पड़ेगी। लिहाजा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसको देकर फराहम करके, उसको एक स्पीड फराहम करके फिर उसको फेंका जाए। तो और रास्ता कैसा होना चाहिए? अलोंग कर्व पाथ, उसको आर्बिट्रेरी पाथ पे फेंकें। जैसा कि आप नीचे ये डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह का रास्ता अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करे, कर्व पाथ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी फराहम करके कर्व पाथ पे थ्रो किया जाए, फिर उसको आगे क्या करना है? एंड देन लेफ्ट टू मूव फ्रीली। फिर आप उसको हवाले कर दें कि वो आज़ाद जिस तरह हरकत करता है करे। किसके हवाले करना है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर इस सारे अल्फाज को मैं एक दफा कंबाइन करूं तो किस तरीके से बनेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, path should be curved, and then the object is left free to move under the action of gravity। कि वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के असर में घूमता जाए, कर्व पाथ पे हरकत करता जाए। ऐसी हरकत को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर आप इस तरह बड़े अंदाज से नहीं याद रख सकते, तो कम से कम ये शॉर्ट डिफिनीशन तो हर एक दोस्त याद कर ले इसमें कि टू डायमेंशन मोशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशन क्यों कहा गया? दोबारा ग्राफ को देखिए, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और साथ-साथ ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है। वर्टिकल मोशन भी परफ़ॉर्म कर रहा है और साथ-साथ हॉरिज़ॉन्टल मोशन भी परफ़ॉर्म कर रहा है। बस ऐसी हरकत जो 2 डायमेंशन में हो, उसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ़ से मैंने ली हैं। आप खुद भी इर्द-गिर्द देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल हमारी आम ज़िंदगी में है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने चूज़ किए हैं, एक है मोशन ऑफ गोल्फ़ बॉल। जब गोल्फ़ के बॉल को हिट किया जाता है, व्हेन अ गोल्फ़ बॉल इज़ थ्रोन, तो उसका पाथ कर्व रखा जाता है। पहली हिट जो उसको लगती है वो कर्व पाथ पे लगती है। बस आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट करेंगे। मोशन ऑफ फुटबॉल हिट इन एयर, तो फुटबॉल को जब किक लगती है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से एक कैनन से जब एक शेल को फायर किया जाता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट होता है। तो इसके अलावा आप प्रैक्टिकल लाइफ में और भी एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे क्रिकेट के बॉल को जब 6 के लिए हिट किया जाता है, तो वो मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ बुनियादी 5 टिप्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं। इन टिप्स को बहुत तवज्जो से सुनिए और इन्हीं की बेस पे आने वाली इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे। पहली टिप सुनिए, एज्यूम द ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ पार्टिकल एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। आपने पूरे जिस्म को, यहाँ पे ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको एक पार्टिकल ऑब्जर्व करना है, ताकि हवा अमूमन एक पार्टिकल पे नेग्लिजिबल अमाउंट पे लगती है। यहाँ पे एयर का फैक्टर हमने काउंट नहीं करना। तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर फोर्स एक्ट करेगी तो वो सिर्फ एक होगी, और वो कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटी। बस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। टिप नंबर 2 सुनिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटीज के हैं, आपने उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों ट्रीट करना है? दोबारा मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। देखें, आपको इस बात पे नज़र आ रहा होगा, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ax इक्वल टू 0। इससे क्या मतलब लेंगे कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल पाथ पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसको डिस्टर्ब कर सकती है, और वो है एयर रेजिस्टेंस। जबकि हमने शुरू में ही बोल लिया कि एयर रेजिस्टेंस को तो हमने इग्नोर कर दिया। बस इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब करने वाली फोर्स नेग्लिजिबल है, या यूं समझिए कि नहीं है। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ax 0 है, यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा।
अब आते हैं ज़रा वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आपको महसूस हो रहा होगा, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है उसकी वेलोसिटी में इज़ाफ़ा होता है। बस ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, गिरते हुए इंक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटीज़ के जो हैं वो सेपरेटली ट्रीट किए जाएँगे। हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ये मोशन के दौरान चेंज होता रहेगा, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टिप नंबर 3, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप यूज़ करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने में और साथ-साथ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो 2 फैक्टर हैं, ये हमने फाइंड करने हैं वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट से। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे और इनकी मदद से हमने हाइट और टाइम फाइंड करना है। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, नाम इसका खुद बता रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें सिर्फ ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट आगे कितना गया, यानी रेंज फाइंड करनी हो तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज किया जाएगा, और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कि कब तक वो हवा में रहा, उसके लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तमाम टिप्स को 1 मिनट के लिए दोबारा सुनिए। पहली टिप ये कहती है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकल तस्वर करना है और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। दूसरी टिप ये कहती है कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को आपने इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है, एक साथ नहीं लेना। तीसरी टिप ये कहती है कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हाइट के लिए यूज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज होगा। चौथी टिप ये कहती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रेंज के लिए इस्तेमाल हुई थी, और ऊपर हमने कह दिया था कि वर्टिकल कंपोनेंट हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। और आखिरी टिप ये कहती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ए एक्स को हमने ज़ीरो लेना है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मैंने बोल लिया था एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, एयर, और वो निग्लिजिबल है। बस ए एक्स को ज़ीरो लेंगे, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन को माइनस जी पुट करना है, नीचे गिरते हुए जिस्म के लिए एक्सेलरेशन को प्लस जी के इक्वल हमने पुट करना होगा। और एक आखिरी बात कर लें, 3 पॉइंट और थोड़े से सुन लें कि जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन को एक पॉइंट से रिलीज़ करते हैं, तो जिस पॉइंट से आप उसको रिलीज़ करेंगे, उसको कहा जाता है पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ से आपने उसको छोड़ा है, तो उस जगह को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर वो जिस पॉइंट पर आकर ज़मीन से हिट होगा, तो उस जगह को आपने नाम देना होगा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। और एक आखिरी बात कि जिस पाथ को फॉलो करता हुआ ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, इस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो पाथ, जो रास्ता अपना रहा है, इस पूरे रास्ते को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आप इस पेज को अपने पास महफूज भी कर लीजिए, और इन सारी बातों को हमारी आने वाली जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए। इस आने वाली वीडियोज़ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन रूल्स हमने यही फॉलो करने हैं। पहले आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है, इसको समझने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत आसान लगेगी, अगर ये 5 टिप्स आपको समझ आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई इस हवाले से मसला हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। कोशिश करेंगे हम कि हम जितने भी आप सवाल करें हम उनका आंसर ज़रूर दे सकें। शुक्रिया।